हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ ईना टक्कर। आज जो है हम लोग जो है जो भी स्टूडेंट बीबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं या फिर कोई अनदर कोर्स भी कर रहे हैं और उनका सब्जेक्ट आता है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। जी हाँ, अगर आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट का सब्जेक्ट आता है जो कि बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए में, आप ये जो कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी आपकी कोई भी हो, 100% गारंटी रहेगी क्वेश्चंस की कि पेपर यहीं से आएगा और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो टोटल यहाँ पर जो है आपको 18 क्वेश्चन पूरे किताब के दिए गए हैं, जिसमें से आप कोई भी अपनी मर्जी के 7 से 10 क्वेश्चन करके जा सकते हो। पेपर आपका वहीं से बनेगा। ठीक है, मैंने 7 से 10 क्वेश्चन क्यों बोले, मैंने 5 क्यों नहीं बोले, 3 क्यों नहीं बोले? तो मैंने इसीलिए नहीं बोले क्योंकि यूनिवर्सिटी क्या करती है, आपकी पूरी किताब का टेस्ट करने के लिए एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन डाल देती है। तो मिनिमम बता रही हूँ आपके लेवल के अकॉर्डिंग, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, कि आपको 10 से 12 क्वेश्चन करके जाने होते हैं। अगर आपको लगता है कि 10, 12, 20 ज़्यादा हैं, तो फिर आपको 7 या 8 क्वेश्चन कर लेने हैं। शॉर्ट नोट तो आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि जिन बच्चों को सिर्फ पास होना है तो शॉर्ट नोट तो कहीं से भी बन जाता है। कई बार वो पीवाईक्यू से बन जाता है, कभी-कभार वो नए टॉपिक भी हो जाते हैं। पी आपको शॉर्ट नोट की टेंशन नहीं लेनी, आपको मेन टॉपिक पे कंटेंट को समझना है। ये पूरी किताब के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेपर यहीं से आएगा। ठीक है, कोई भी 5-6 क्वेश्चन अच्छे से करके चले जाना। हमारे सब्जेक्ट के नाम पे पहले हम फोकस डालते हैं कि हमारे सब्जेक्ट का नाम एक्चुअल में है क्या। देखो भाई, ऑपरेशन मैनेजमेंट से हम क्या समझते हैं, जो हमारी किताब का नाम है उसकी डेफिनेशन हमारे सामने साफ साफ शब्दों में लिखी गई है। जिस बच्चे को भी इसका पीडीएफ चाहिए, व्हाट्सएप पे हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। पेड रहेगी, ये बहुत ही रीजनेबल सा प्राइस है जो आपको मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट का कंटेंट यूट्यूब पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोगों को अपनी टीम को भी आगे जो है सैलरीज वगैरह देनी होती हैं। वो लोग हमारे लिए काम करते हैं और दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं हमारे लिए। हमें जो है उनको पे ऑफ करना होता है। तो इसी चक्कर में ये पीडीएफ हम लोग जो है थोड़ा व्हाट्सएप पे पेड पेड है हमारी, और बहुत रीजनेबल सा प्राइस है। और ऑफर वगैरह भी निकलते रहते हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बट लेना चाहते हैं, तो फिर जब ऑफर निकलेगा तब आप उस ऑफर को ग्रैब कर सकते हो। अदरवाइज फ्री का कंटेंट उनके लिए है जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप अपनी किताब से, अगर आपके पास 4 से 6 महीने हैं पढ़ने के लिए, तो आप अपनी किताब से भी, अपनी यूनिवर्सिटी की किताब से भी नोट्स बना सकते हैं। बट टाइम नहीं है तो फिर आप ले सकते हो, कोई कंपल्जन नहीं है। अगर ले लोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि टाइम भी बच जाता है। और साथ-साथ जो जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उसके साथ-साथ उनकी पढ़ाई भी हो जाती है। बस प्रिंट आउट निकालना है और आप पढ़ सकते हो। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूँगी। इसका जो पेपर है वो अभी शायद, आई थिंक, जो मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है कि बीएमपी 002 इसका कोड है, इग्नू वाले बच्चों का। कोड मैं इसलिए बोल देती हूँ ताकि आप लोगों का डाउट जो है वो क्लियर रहे। ठीक है? ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बट जहाँ तक मुझे याद है इसका पेपर 19 जून को होने जा रहा है। ठीक है, 19 जून को इसका पेपर है। मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर पहले वीडियो बना दूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बीएमपी 001 कंप्लीट करा चुकी हूँ, जिसका पेपर 23 तारीख को है। बट 2 रह गया था, तो वो मैं आज कंप्लीट करा दूँगी। 3 भी ऑलरेडी कंप्लीटेड है, लेकिन 4 मैं जल्द कराऊँगी आप लोगों को। 004 का कोड अब इसके नेक्स्ट वाली वीडियो 004 के कोड के ऊपर जल्द आपको देखने को मिल जाएगी, बाकी के सब्जेक्ट्स भी मिल जाएँगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारी किताब का नाम भी यहीं से क्लियर होगा, और ये क्वेश्चन जो है 20 नंबर का या 15 नंबर का ज़रूर पूछा जाएगा कि भाई ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसका मीनिंग क्या है, स्कोप, इम्पोर्टेंस क्या है। हमें पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले ऑपरेशन मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट वर्ड हमें समझ में आता है कि जो मैनेजमेंट होता है यानी मैनेज करना, हर एक चीज़ जो होती है वो मैनेज करनी पड़ती है तो होती है। जैसे स्कूल के अंदर टीचर, प्रिंसिपल, हर एक जो जो इंडिविजुअल है उस काम में लगा हुआ है तो वो उस चीज़ को मैनेज करता है। तो इसी प्रकार से ऑपरेशन मैनेजमेंट से हम ये समझते हैं कि एक तरीके की ये प्लानिंग होती है, हमें पहले से प्लान करना होता है, ऑर्गेनाइजिंग करनी होती है, ऑर्गेनाइज करना होता है, देन कंट्रोलिंग करनी होती है द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यानी अगर कोई भी सामान या कोई भी सर्विस का अगर प्रोडक्शन हो भी रहा है, अगर हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे, देखो जहाँ वर्ड ऑपरेशन मैनेजमेंट वर्ड आ गया,
तो ऑपरेशन का मतलब ही यही होता है कि प्रोडक्शन, रिलेटेड टू प्रोडक्शन। जब भी आप कभी गूगल पे भी इसका मतलब ढूँढोगे, तो आपको सबसे पहले लेट्स सपोज़ आप कहीं चैट जीपीटी या फिर किसी भी जेमिनी या फिर आप लोग गूगल पे भी जाके ऑपरेशन मैनेजमेंट का नाम ढूँढेंगे। इसका कॉमनली जो रेफर होता है, जो वर्ड होता है, वो होता है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, जिसको हम इन शॉर्ट पीओएम भी कहते हैं। कई बच्चों की किताब का नाम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है ये हमारी इंडस्ट्री पे या फोकस पे। इट ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन मैनेजमेंट भी हम इसको बोलते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट भी बोलते हैं, सप्लाई चेन भी बोलते हैं, ऑपरेशन, खाली ऑपरेशन भी हम इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से कोई किताब का नाम है तो समझ लेना यही सारी चीज़ें जो हैं आपको पढ़ के वहाँ पे जानी होंगी, ठीक है? सो बेसिकली यहाँ पे जो है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी किसी चीज़ का अगर कोई सामान का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें हमें पहले प्लानिंग करनी पड़ती है कि कितना सामान बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है और कैसे उसको ऑर्गेनाइज करके एक मैनर में रखना है और फिर उसको कंट्रोल करना है। सो ये चीज़ किस में आती है? ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर आती है, यही हमारी डेफिनेशन है। अभी और अच्छे से मैं क्लियर करवाऊंगी आप लोगों को कि किस तरीके से जो है ये यहाँ पर जो बताया गया कि ये बता रहा है इट इंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट। देखो भाई, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, वो तभी फुलफिल हो पाती है जब उसका जो हम रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, वो एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट। अगर हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, हम का मतलब होता है कि जब हम ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं दैट मीन्स हम यहाँ पे प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? ताकि हमारे कस्टमर की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। यानी जो हमारे संसाधन हैं वो एफिशिएंट तरीके से यूज़ होने चाहिए, उसका वेस्टेज नहीं होना चाहिए। इट कवर इट कवर ऑल द एक्टिविटी फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट, यानी कच्चा माल जब हमने मंगवाया था तो उससे फिनिश प्रोडक्ट बन गया, तो उसको हमने क्या बोला? उसको हमने बोला कि भाई ये ऑपरेशन मैनेजमेंट में का ही पार्ट है। सो डेफिनेशन एक और भी है, ऑपरेशन मैनेजमेंट रेफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस प्रैक्टिस टू क्रिएट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द एफिशिएंसी पॉसिबल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑपरेशन मैनेजमेंट से मतलब है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस प्रैक्टिसेस का, यानी कि बिजनेस जो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट करता है, एक हाईएस्ट लेवल ऑफ एफिशिएंसी पॉसिबल करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्योंकि देखो भाई, काम किस लिए हो रहा है? ताकि हाईएस्ट लेवल ऑफ एफिशिएंसी के तौर पे काम किया जा सके और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना प्रॉफिट एक टाइम पे बना ले। सो ये है ऑपरेशन मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन। आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। सो स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो कौन सा है? सो सबसे पहला पॉइंट आता है प्रोडक्ट डिज़ाइन का, ठीक है? यानी कि प्रोडक्ट का पहले डिज़ाइन करना पड़ता है। डिसाइडिंग द फीचर एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट बनाया है, लेट्स सपोज साबुन है या कोई भी प्रोडक्ट है, तो उसके हमें फीचर डिसाइड करने पड़ते हैं, उसका स्पेसिफिकेशन करना पड़ता है, तो वो एक प्रोडक्ट का डिज़ाइन कंप्लीट माना जाता है। क्योंकि जब हम प्रोडक्शन करते हैं किसी भी चीज़ का, तो ऐसे नहीं है कि हमने सोचा प्रोडक्ट और फटाफट बन गया, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे डिज़ाइनिंग हो गया पॉइंट, प्रोडक्शन की प्लानिंग करनी पड़ती है, प्लानिंग द क्वांटिटी एंड शेड्यूल ऑफ द प्रोडक्शन, और हमें ये क्वांटिटी भी डिसाइड करनी पड़ती है, पहले से प्लान करनी पड़ती है कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी बनाएँगे तो वो वेस्टेज हो जाएगी, कम बनाएँगे तो भी नुकसान है, क्योंकि अगर ऑर्डर्स आ जाएँगे तो फिर हमारा पास इतना मटेरियल नहीं होगा, तो हम मार्केट में कैसे सर्वाइव करेंगे? तो शेड्यूल ऑफ प्रोडक्शन भी होता है। क्वालिटी मैनेजमेंट इंश्योरिंग प्रोडक्ट मीट रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड, यानी कि यहाँ पे हम प्रोडक्ट की जितनी भी चीज़ें होती हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड भी यहाँ मेंटेन करना होता है, क्वालिटी भी मेंटेन करनी होती है, इन्वेंटरी भी मेंटेन करनी होती है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, यानी कि हमें यहाँ पे कच्चे माल को भी, रॉ मटेरियल को भी जो है का जो स्टॉक होता है उसको कंट्रोल करना पड़ता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की अगर बात करें तो फ्लो ऑफ मटेरियल मैनेजिंग फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर, यानी कि जो हमारा सप्लायर है उससे कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा, वो भी एक सप्लाई चेन होती है। कि ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन जहाँ पे हो गया वो सामान वहीं पड़ा है, उसके आगे जाएगा तभी बिकेगा, तभी नेक्स्ट जो है वो बनेगा। तो एक सप्लाई चेन भी इसमें फॉलो होती है। फैसिलिटी मैनेजमेंट होती है, यानी मैनेजिंग प्लांट लेआउट एंड इक्विपमेंट, यानी कि प्लांट लेआउट को हमें मैनेज करना होता है,
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यहाँ पे हमें ह्यूमन एक इंसान जो है वो भी एक रिसोर्स है, वो भी एक संसाधन है जिसको हमें मैनेज करना पड़ता है। यानी मैनेजिंग वर्कफोर्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, यानी कि जो वर्कफोर्स इन्वॉल्व हो रही है हमारे प्रोडक्शन में उसको मैनेज करना है कि अगर हमारे को प्रोडक्शन में 4 लेबर चाहिए तो 4 ही चाहिए, 6 नहीं होने चाहिए, क्योंकि 2 जो एक्स्ट्रा हैं वो बाकियों को भी डिस्टर्ब करेंगे और जो प्रोडक्शन होने वाला है जिस लेवल का वो भी नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि जितने ज़्यादा लेबर होंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ऐसा नहीं होता। जितने की ज़रूरत है और उनको भी मैनेज करने का काम जो है ऑपरेशन मैनेजमेंट को दिया गया है। ऑपरेशन मैनेजमेंट के कुछ इम्पोर्टेंस है, सबसे पहला तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है क्योंकि ये हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने में मदद करता है कम इनपुट के साथ, कि आपको इनपुट कम लगाने हैं और आउटपुट ज़्यादा हो। कॉस्ट भी कम हो, यानी मिनिमम वेस्टेज हो, एक्सपेंसेस वगैरह कम से कम हो, क्योंकि देखो जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी वेस्टेज हो जाती है। जैसे कि जिन जो लोगों ने जहाँ पे जिस भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे कि अगर कोई कुर्तीज़ बन रही है या कोई बेडशीट बन रही है या कोई थान कट रहा है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो साइड के जो कटिंग्स होती हैं वो अगर हम वेस्ट कर दें, जो कि इतनी नहीं करनी चाहिए, कितने-कितने सेंटीमीटर अगर हम काट दें साइड से तो वो वेस्टेज है, ठीक है? लेकिन एक तरीके से काटना और ऐसे काटना जिसमें जो है कम से कम वेस्टेज हो, तो वो भी हमारा ऑपरेशन मैनेजमेंट हमें सिखाता है। क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है प्रोडक्ट की, सर्विस जो है वो भी, एंड कस्टमर भी सैटिस्फाई रहता है क्योंकि उसको टाइमली डिलीवरी अगर मिल जाती है, अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है, तो कस्टमर सैटिस्फाई रहता है, वो दोबारा प्रोडक्ट लेता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहती है, एफिशिएंट ऑपरेशन हेल्प बिजनेस कंप्लीट इन द मार्केट। बेटर रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होता है, बिजनेस ग्रोथ में भी सपोर्ट देखने को मिलता है, क्योंकि जब कस्टमर खुश हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो दोबारा माल खरीदेगा, दोबारा खरीदेगा तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन दोबारा करेंगे, जिसकी वजह से एक्सपेंशन हम लोग कर पाते हैं अपने प्रोडक्शन में और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाती है। फंक्शन की बात करूं तो ये तो हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था, लेकिन सबसे पहला काम जो होता है ऑपरेशन मैनेजमेंट का वो प्लानिंग का है, कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव, आप अपने को जब मैं बोलती हूँ तो समझ लेना यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम से जो चीजें बोल रही हूँ वही समझनी है। लेट सपोज ऑपरेशन मैनेजमेंट, यहाँ पे हम एज अ प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात करें कि यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है चीजों का, सामान यहाँ बन रहा है, उसी को मैनेज किया जा रहा है और कैसे करना है। तो पहले हम प्लानिंग करते हैं, यानी कि हम अपने उद्देश्य को सेट करते हैं, प्रोडक्शन के शेड्यूल को डिसाइड करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी जो भी रिसोर्स हैं उसको अरेंज किया जाता है एक स्मूथ प्रोडक्शन में, ठीक है? और फिर उसको कंट्रोल किया जाता है, यानी प्रोडक्शन को मॉनिटरिंग किया जाता है और डेविएशन को करेक्ट किया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल की बात करूँ तो स्टैंडर्ड भी मेंटेन होते हैं और डिफेक्ट्स भी रिड्यूस होते हैं। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री को कंट्रोल भी किया जाता है, स्टॉक लेवल को, कि अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसको भी खाली करना होता है टाइम टू टाइम, ऑफर्स लगा के या आगे निकाल के। ऑफर्स की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन हाँ, जो प्रोडक्शन जहाँ हो रहा होता है वो अपने नीचे होलसेलर को जब सामान देंगे तो हो सकता है थोड़ा सस्ता दे दें, जो पुराना पड़ा है पहले उसको खाली करेंगे तभी नेक्स्ट लॉट उनका बनेगा। फिर शेड्यूलिंग होती है, प्लानिंग टाइम फॉर ईच प्रोडक्शन एक्टिविटी। हर एक प्रोडक्शन की एक्टिविटी का एक टाइम डिसाइडेड होता है, कितने टाइम में ये सामान जो है बन जाएगा। फिर उसकी मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ती है, यानी इंश्योरिंग मशीन एंड इक्विपमेंट आर इन गुड कंडीशन। मशीन और जो इक्विपमेंट, जो औजार यूज किए जा रहे हैं उस प्रोडक्शन में, वो भी सही कंडीशन में होने चाहिए, तभी प्रोडक्शन टाइमली होगा, अदरवाइज टाइम की वेस्टेज हो जाएगी। और ये शॉर्ट वर्जन और ये समरी टेबल सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो कि शॉर्ट में पढ़ के जाएंगे, जो मैंने अभी पढ़ाया है डिटेल में उसकी समरी है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है डिस्कस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट विद मेजर माइलस्टोन्स, यानी कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होता क्या है ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर। तो जो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट ट्रेस द evolution of production and management technique over centuries. It shows how manufacturing and service operation have developed from simple to complex system. ऐसा नहीं है कि आज की बात करूँ तो आज ही प्रोडक्शन चालू हुआ है। क्यों? जो 50 साल पहले या 100 साल पहले लोग कपड़े का इस्तेमाल करते थे पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, तो उस टाइम पे भी प्रोडक्शन हुआ करता था और आज भी हो रहा है और आगे भी होगा। सो डिफरेंस कहाँ पे आया? द हिस्ट्री ऑफ द ऑपरेशन मैनेजमेंट ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ द प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट टेक्निक ओवर सेंचुरीज। अब टेक्निक में बदलाव आ गया। इट शोज हाउ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस ऑपरेशन हैव डेवलप्ड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सिस्टम, यानी कि ये हमें ये दिखाने की कोशिश करता है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या फिर कोई सर्विस का ऑपरेशन जो भी हो रहा है वो डेवलप किया गया है एक सिस्टम के थ्रू जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स में आ चुका है। पहले बहुत सिंपल सिस्टम हुआ करते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा
चेंजेस है। मेजर माइलस्टोन इन डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, इन्होंने ये भी बताया कि जो ऑपरेशन मैनेजमेंट यानी प्रोडक्शन को जो मैनेज करने के तरीके थे वो पहले बहुत सिंपल वे में थे, उसकी जो डेवलपमेंट आज हुई है वो किस प्रकार से हुई है। देखो अगर मैं बात करूँ 1760 से लेके 80s तक की, 18 सेंचुरी की, तो उस समय क्या हुआ करता था, शिफ्ट फ्रॉम मैनुअल वर्क टू मशीन बेस्ड प्रोडक्शन, यानी कि जो भी फैक्ट्रीज थी या मास प्रोडक्शन का उस टाइम पे इंट्रोडक्शन हुआ था, और जो मैनुअल वर्क बहुत पहले हुआ करता था वो फिर मशीन बेस्ड प्रोडक्शन हम लोग करने लगे। स्टीम इंजन चेंज हो गया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल मिल्स इन इंग्लैंड। ठीक है, जैसे बाहर की कंट्रीज जो है, अगर हम उसकी बात करें, जितनी भी कंट्रीज हैं जिसमें कि टेक्नोलॉजी का जो अपग्रेडेशन था वो हमारी कंट्री के मुताबिक बहुत पहले हो चुका था, और वहीं से हमने उसी चीज़ों को कॉपी किया और आज हम उसी चीज़ पे काम कर रहे हैं और हमारी जो कंट्री है उस पे वर्क कर पा रही है। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट अर्ली 90s की बात करूँ, तो यहाँ पर जो बात करी गई है वो करी है विंस्लो टेलर ने इंट्रोड्यूस करे थे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, जिसका फोकस किस पे था, ये हमने क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज में ये टॉपिक पढ़ा भी था कि टाइम स्टडी, वर्क स्टैंडर्डाइजेशन, एफिशिएंसी पे फोकस किया जाए, क्योंकि अगर हम इस चीज पे काम करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो सही तरीके से होता है और हम यूजफुल प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट, जिसको हम 90s 30s में ये आया था, जिसका मकसद क्या था, इस स्टडी के मुताबिक मायोस जो था, एल्टन मायोस, स्टडी हाईलाइटेड इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कर, उन्होंने जो वर्कर थे उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताया कि भाई देखो, रिकॉग्नाइज द ह्यूमन फैक्टर इफेक्ट प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो ह्यूमन का जो फैक्टर है वो हमारी प्रोडक्टिविटी पे असर डालता है। फोकस शिफ्टेड टू एम्प्लॉय मोटिवेटेड एंड सेटिस्फेक्शन, वो कहते हैं कि अगर एम्प्लॉय खुश होगा तो काम करेगा और दिल से करेगा और दो काम एक्स्ट्रा भी करेगा, उससे क्या होगा कि वो मोटिवेटेड भी फील होगा और सेटिस्फाई भी रहेगा अगर हम उसे भी खुश रखेंगे तो ये भी एक ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट है। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन रिसर्च, जो कि 1940 से लेके 1950s तक रहा, जिसमें मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई होती है मैनेजमेंट के अंदर। डेवलप ड्यूरिंग, ये हमारा डेवलपमेंट में तब आया था जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी फॉर मिलिट्री प्लानिंग। लेटर अप्लाई टू बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम, तो ये डेवलप तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही हो गया था ये ऑपरेशन रिसर्च, बट ये बाद में अप्लाई हुआ था हमारे बिजनेस के अंदर भी और इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम के अंदर। नेक्स्ट आता है जो क्वालिटी रिवोल्यूशन है 1950s टू 1980s, जिसमें क्या हुआ था, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस हो गई थी। जापान बिकम लीडर इन द क्वालिटी प्रोडक्शन, और जो जापान था वो एक तरीके से लीडर बन चुका था क्वालिटी प्रोडक्शन में। मैंने आपको भी फॉरेन कंट्री का एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में जो है वर्कर के बजाय जो हमारे इक्विपमेंट, टूल, मशीनरी, इन सब पे काम किया जा रहा था, तो उसमें प्रोडक्शन काफी फाइन और अच्छी क्वालिटी और लेस टाइम में हो जाता है। तो सोचा कि इंडिया में भी ये चीज़ें आई हैं जिससे कि प्रोडक्शन लेवल काफ़ी बढ़ गया है। कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी एरा की बात करूँ, जो 1970 से लेके 90s तक चला, जिसमें कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था प्रोडक्शन की प्लानिंग करने में और उसको कंट्रोल करने में। जैसे मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग होती है, एमआरपी हो गया, वो डेवलप हुआ था। ईआरपी यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड ग्लोबल ऑपरेशन एरा की बात करूँ तो 90s ऑनवर्ड्स था ये। जैसे ग्लोबलाइजेशन चेंज सप्लाई चेन एंड ऑपरेशन, कि जो ग्लोबलाइजेशन, जो हमारे 3 पिलर्स थे एलपीजी वाले, ये जो लास्ट वाला ग्लोबलाइजेशन है, उसने हमारे सप्लाई चेन और ऑपरेशन को बिल्कुल बदल के रख दिया था। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन क्या है कि ग्लोबली ट्रेड करो, कि पहले का अगर एग्जांपल लें, कि पहले अगर कोई सामान बेचता था, कोई प्रोडक्शन करता था, अपने 4 से 5 किलो के दायरे में सामान को बेच देता था, होलर से जितने भी हमारे होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, ये सब काम करते थे। लेकिन आज काम ग्लोबली लेवल पे हो रहा है, ठीक है? यानी जो हमारा फोकस है वो प्रोडक्शन पे है, जस्ट इन टाइम जीआईटी पे है। डिजिटल एंड ऑटोमेशन एरा, जो कि 2000 ऑनवर्ड्स था, जिसमें एआई एंड रोबोटिक इंट्रोड्यूस हुए। आज आप देखते हो बहुत सारे इवेंट्स चलते हैं जिसके अंदर रोबोटिक एंड एआई की जो मशीन्स हैं वो अलग-अलग लेवल पे काम करती हैं, ठीक है? बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिसको हमें कमांड देनी होती है और वो हमें रिजल्ट्स देते हैं। बिग डेटा एंड एनालिटिक्स यूज इन ऑपरेशन, बड़े-बड़े डेटा एंड बड़े-बड़े एनालिटिक्स जो होते हैं वो ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। और ई-कॉमर्स ने हमारी सर्विस ऑपरेशन को बिल्कुल बदल के रख दिया है। आप सोचो कि घर बैठे-बैठे आप कुछ भी डिलीवर कर लो, आपको सब सारा सामान जो है डिजिटली मिल जाता है।
और ये 2000 ऑनवर्ड्स ही है। एक तरीके से इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। अगर मैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करूँ, उसकी पढ़ाई के बारे में, उसकी जानकारी के बारे में बात करूँ, तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है? सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशन होता है, हेल्प अंडरस्टैंड हाउ ऑपरेशन हैव चेंज ओवर टाइम, कि किस तरीके से ऑपरेशन जो है टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो बदल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो है लर्निंग फ्रॉम पास्ट। हम पास्ट से बहुत कुछ सीखते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस गाइड बेटर डिसीजन मेकिंग। अगर हम पहले समय की बात करें तो वो हमारे डिसीजन मेकिंग को भी पहले से बेहतरीन बनाते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस को हमने अडॉप्ट किया, यानी जो हिस्टोरिकल मेथड्स थे वो हमारे करंट ऑपरेशन को पहले के मुताबिक इम्प्रूव कर रहे हैं, जिसकी हमें जो हम पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं। ये शॉर्ट समरी है। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन स्ट्रैटेजी क्या है और उसके एलिमेंट्स, डिटेल में हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑपरेशन स्ट्रैटेजी की, वो एक तरीके का प्लान होता है। क्या होता है? प्लान होता है जिसके अंदर डिसाइड किया जाता है, प्लान दैट डिफाइन हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन विल यूज इट प्रोडक्शन रिसोर्स टू अचीव बिजनेस गोल। यानी कि पूरी किताब ही हमारी किसके ऊपर है? प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है। और एक छोटी-छोटी चीज़ के ऊपर स्टडी करी जा रही है कि जब प्रोडक्शन होने वाला है या हो रहा है, तो रिसोर्स का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, संसाधन कैसे यूज़ करने हैं प्रोडक्शन में सो दैट हमारे गोल्स भी अचीव हो जाए। इट लिंक द ऑपरेशन फंक्शन विद ओवरऑल बिज़नेस की स्ट्रैटेजी पे बात करता है। यानी कि ये किस चीज़ के डिसीज़न रिलेटेड बात करता है? प्रोडक्शन, उसकी क्वालिटी, उसकी कॉस्ट, उसकी डिलीवरी, हर एक चीज़ पे बात करता है कि क्वालिटी अच्छी है या बेकार है, किस पर्सन के लिए बनाई गई है, अफोर्डेबल है या नहीं, कॉस्ट इतनी होनी चाहिए, डिलीवरी कैसे होगी। तो हर एक चीज़ ऑपरेशन स्ट्रैटेजी में आती है, यानी प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी में आती है। डेफिनेशन आप कोई भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। एलिमेंट्स की बात करूँ तो सबसे पहला कॉस्ट, क्वालिटी, डिलीवरी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कॉस्ट की अगर बात करूँ तो प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट, यानी कि जो गुड्स या सर्विस आज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट पे होने चाहिए, एक तरीके से कॉम्पिटिटिव प्राइसेस टू कस्टमर। आज हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो सबसे पहले अपने उसके कॉम्पिटिटर से उसका प्राइस जो है वो वेरीफाई करते हैं और कंपेयर करते हैं कि किसकी प्राइस जो है वो कम है, और वहाँ से हम लेना पसंद करते हैं। क्वालिटी की बात करूँ तो हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस में, ताकि कस्टमर का ट्रेंड जो एक तरीके से ट्रस्ट है कस्टमर का वो बना रहे, ठीक है? यानी ब्रांड की रेपुटेशन भी इससे बिल्ड होती है। डिलीवरी की स्पीड काफ़ी तेज़ होनी चाहिए, टाइम ज़्यादा ना लगाएँ और सैटिस्फैक्शन इंप्रूव होगा तभी कस्टमर टिका रहेगा। सो फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूँ तो एबिलिटी टू चेंज प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द डिमांड, अडैप्टिंग टू न्यू प्रोडक्ट और मार्केट चेंजेस। यानी कि चेंज प्रोडक्शन, यानी जो प्रोडक्शन की जो एबिलिटी है वो भी चेंज हो रही है डिमांड के मुताबिक। जैसा-जैसा कस्टमर माँगता है वैसा-वैसा हमें लेके आना पड़ता है और अपने प्रोडक्ट को नया बनाना पड़ता है पहले के मुताबिक, और उसको इम्प्रूव भी करना पड़ता है ताकि कस्टमर जो है खरीद ले। टाइप ऑफ ऑपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो एक आता है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर हम फोकस करते हैं प्रोड्यूसिंग एट लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट में बनाने की तैयारी करते हैं। क्योंकि अगर हम भी प्रोडक्शन करेंगे या कोई और भी प्रोडक्शन करेगा, ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करें, तो उसके अंदर हम यही चाहते हैं कि कम से कम उस प्रोडक्ट की कॉस्ट आए, जो कि हमें यहाँ पे बताया गया है कि हमारे मार्केट के अंदर हमें प्राइस को लेके कम्पीट करने में मदद करती है। क्योंकि अगर हम थोड़ा सस्ता देंगे तो हमें अगर सस्ता बनेगा, हमारा प्रोडक्शन अगर थोड़ा लो लेवल पे होगा, तो ही हमारा जो है कंपटीशन जो है वो अनदर के साथ हो पाएगा, जैसे मास प्रोडक्शन कंपनीज़ इसका एग्ज़ाम्पल है। क्वालिटी स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो इसमें फ़ोकस किया जाता है प्रोड्यूसिंग सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट के बारे में बात होती है। जो क्वालिटी प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सुपीरियर होने चाहिए, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल लग्ज़री गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी चार्ज प्रीमियम प्राइस। अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा है तो उसका आप एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो क्योंकि आपके प्रोडक्ट में वो क्वालिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो अडैप्टिंग क्विकली टू चेंज, फॉर एग्जांपल कस्टम फर्नीचर मैन्युफैक्चर, ये इसका एग्जांपल हो सकता है। डिलीवरिंग स्ट्रैटेजी की स्पीड मैंने बताया बहुत फास्ट होनी चाहिए। ई-कॉमर्स एंड फूड डिलीवरी कंपनीज के एग्जांपल्स हैं जैसे कि स्विगी, ज़ोमैटो एंड ये सब, क्योंकि ये अपना श्योरिटी देती हैं कि आपको 30 मिनट्स में या फिर इतने मिनट्स में जो है सामान मिल जाएगा। जैसे ब्लिंकिट है वो 10 मिनट्स में ग्रोसरी डिलीवरी कर रहा है, ठीक है? तो इस प्रकार से इनोवेशन स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो इसके अंदर टेक्नोलॉजी कंपनी लाइक एप्पल आ जाता है, जैसे रिसर्च एंड न्यू डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है, और इस प्रकार से जो है आप लिख सकते हैं शॉर्ट में उनके लिए जो कि पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है आप लोगों का, राइट अ नोट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट सर्विस एंड प्रोसेस सिलेक्शन।
प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट एक टेंजिबल आइटम है जिसे आप छू भी सकते हो, देख भी सकते हो, फील भी कर सकते हो। इससे कस्टमर भी सैटिस्फाई हो जाता है। इसको आपको स्टोर करना होता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट के दौरान किसी जगह पे पहुँचाना होता है और फिजिकल एक्समाइंड भी ये होता है। लेकिन सर्विस थोड़ा इनटेंजिबल है जिसको आप जो है स्टोर करके नहीं रख सकते। इट इट कंज्यूम एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, सर्विस आप तभी देते हो जब किसी को वो चाहिए, यानी कि आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। प्रोसेस सिलेक्शन की बात करूँ तो इसके अंदर मोस्ट सूटेबल मेथड ऑफ प्रोडक्शन को चुना जाता है, जिसमें कि ये डिसाइड होता है कि हाउ रिसोर्सेज आर यूज्ड टू क्रिएट आउटपुट, कि कैसे हम अपने संसाधन का इस्तेमाल करें कि हमारा जो आउटपुट है वो अच्छा है और अच्छा क्रिएट हो जाए। तो इस प्रकार से जो आप इसका रिलेशनशिप भी बना के आराम से लिख सकते हो। समरी टेबल मैंने आप लोगों को बताया। फिर आता है एक्सप्लेन द स्टेजेस इन्वॉल्व इन द प्रोडक्ट डिजाइन प्रोसेस। यहाँ पे अब हम प्रोडक्ट डिजाइन के बारे में बात करेंगे कि प्रोडक्ट का डिजाइन जो है वो किस प्रकार से रहेगा। प्रोडक्ट डिजाइन जो होता है वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक नया प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं या फिर जो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है उसको पहले से बेहतरीन बनाते हैं, इम्प्रूव करते हैं ताकि कस्टमर की नीड पूरी होती रहे। ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले भी वही प्रोडक्ट था, आज भी वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। क्योंकि कॉम्पिटिशन ज़्यादा है तो प्रोडक्ट की क्वालिटी या कस्टमर की नीड भी आजकल बढ़ चुकी है, चेंज हो जाती है जल्दी से। तो इसीलिए हमें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम जो है इम्प्रूव करना पड़ता है। प्लानिंग, डेवलपिंग, टेस्टिंग द प्रोडक्ट बिफोर लॉन्च। अगर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है तो उसकी पहले प्लानिंग करो, फिर डेवलपमेंट करो, फिर टेस्टिंग करो और कस्टमर से 4-5 से रिव्यू लेने के बाद ही आप जो है उसको लॉन्च करो, सो दैट ही वो मार्केट में टिक पाएगा और एक रिव्यू भी मिल जाएगा। सिस्टमैटिक प्रोसेस रहता है, ठीक है। डेफिनेशन आप कोई भी लिख सकते हो। स्टेजेस कौन-कौन सी इन्वॉल्व होती हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन प्रोसेस में, कि अगर कोई प्रोडक्ट नया डिज़ाइन करना है तो क्या-क्या उसकी स्ट्रैटेजी रहेगी, कौन-कौन सी स्टेजेस आती हैं। तो सबसे पहला आता है आइडिया जनरेशन, कि पहले आइडिया सर्च करना होता है। न्यू प्रोडक्ट आइडिया को इकट्ठा करो, बहुत सारे सोर्सेस हैं जैसे कस्टमर, एम्प्लॉयी, रिसर्च, कॉम्पिटिटर। ये हमारे सोर्सेस हैं जिनसे हम अपना आइडिया ले सकते हैं कि किस टाइप का प्रोडक्ट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड मार्केट रिसर्च आर यूज्ड। सेकंड इसका आता है आइडिया स्क्रीनिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि हम इवैल्यूएट करते हैं उस आइडिया को और फ़िल्टर करते हैं, यानी कि टेक्निकल और मार्केट विज़िबिलिटी को चेक किया जाता है कि कौन-सा वाला बेहतरीन रहेगा। अगर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आइडिया है, उसमें से बेस्ट वन कौन-सा है। थर्ड आता है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, जिसके अंदर डिटेल कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाता है एक सिलेक्टेड आइडिया में से, जैसे कि गैदरिंग फीडबैक एंड मार्केटिंग मेकिंग इम्प्रूवमेंट। अगर हमने किसी का फीडबैक लिया है तो हमें उससे ये पता लग सकता है कि कैसे-कैसी चीज़ें जो है हमें ठीक करनी चाहिए और क्या ऐड ऑन होना चाहिए, तो उससे हम अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिज़नेस एनालिसिस में आता है कि कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी भी इसमें पता लग जाती है। वेदर टू प्रोसीड विद डेवलपमेंट भी यहाँ पे डिसाइड होता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट की अगर बात करूँ तो टेस्टिंग प्रोडक्ट फॉर परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी, यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को और उसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी चल रही है, क्वालिटी सही है या नहीं। फिर मार्केट की टेस्टिंग होती है, यानी कि आइडेंटिफाइंग इश्यूज पकड़े जाते हैं बिफोर लॉन्च, फुल लॉन्च, पूरा लॉन्च होने से पहले ही। जैसे कस्टमर का रिस्पॉन्स हमने ऑब्जर्व कर लिया, उनसे फीडबैक ले लिया। फिर आता है कमर्शियलाइजेशन। ये फुल स्केल लॉन्च होता है, प्रोडक्ट मार्केट में उतर जाता है पूरे तरीके से और उसके बाद जो है प्लान भी इम्प्लीमेंट हो जाता है। और नेक्स्ट आता है जो रिव्यू एंड इम्प्रूवमेंट का होता है, जो कि हमें तभी मिलता है क्योंकि मार्केट में आ चुका है तो लोग इसका फीडबैक शेयर करेंगे हमारे साथ, ठीक है? और उसके बाद बताएँगे कि कैसा है, फिर हम उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस वही आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है प्रोडक्ट डिज़ाइन पे। ये भी आप ये वाला सेम ही है, आप छोड़ सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? ये छोड़ देना। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है काइज़न थ्योरी एंड जेआईटी थ्योरी क्या होती है? तो कई बार इसका क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आया था और आगे भी आ सकता है। काइज़न जो है एक तरीके की जापानीज़ बिज़नेस फिलॉसफी है दैट मीन्स कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट और चेंज फॉर द बेटर। यानी कि इसका मतलब है कि हमें जो है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है इन प्रोडक्शन, एंड इट फोकस ऑन स्मॉल एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इन प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड वर्क कल्चर। यानी कि छोटे-छोटे
और कंटिन्यूस जो इम्प्रूवमेंट्स होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में यानी कि ऑपरेशन मैनेजमेंट में, तो उसमें प्रोसेस पे, प्रोडक्ट पे, वर्क कल्चर पे हमें फोकस करना चाहिए सो यहाँ पे इसके फीचर्स और करेक्टरिस्टिक नेचर की बात करें तो सबसे पहला ही फीचर आता है जो कि डेफिनेशन से लिया गया है, वो है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। यानी कि हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ऑपरेशन मैनेजमेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं इस मॉडल के अंदर, उसके अंदर ये बताया गया है कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए यानी कि डन रेगुलरली एंड ग्रेजुअली। सेकेंड पॉइंट इज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, यानी एवरी एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट आइडिया फॉर इम्प्रूवमेंट। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ एक ही इंडिविजुअल से सारा काम चलता है, हर एक एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, ताकि आइडियाज़ देने चाहिए ताकि जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट पे बात हो रही है, उसका इम्प्रूवमेंट हो सके, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल्स के ओपिनियंस अपने अलग-अलग होते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ वेस्ट रिडक्शन। जब हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो हमें रिडक्शन कम कर मतलब वेस्टेज कम करनी चाहिए। अननेसेसरी एक्टिविटी को एलिमिनेट करना चाहिए और संसाधन जो रिसोर्सेज जो यूज़ हो रहे हैं वो फुल्ली यूटिलाइज होने चाहिए, वेस्टेज कम होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका एग्जांपल दिया था क्लोथिंग का। फोर्थ पॉइंट इज़ बेटर क्वालिटी, यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इम्प्रूव होनी चाहिए टाइमली एंड कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल भी अप होना चाहिए, क्योंकि अगर कस्टमर का सेटिस्फेक्शन डिग्रेड हो जाएगा तो हम प्रोडक्शन प्रोसेस में एक टाइम पे जो है स्लो डाउन हो जाएंगे और एक टाइम पे आके कंस्टेंट हो जाएगा और वो जो कि बेनिफिटेड नहीं है। कॉस्ट भी लो होनी चाहिए, स्मॉल चेंजेस रिड्यूस करते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट को। काइज़न के कुछ यहाँ पे ना इस थ्योरी के कुछ फ़ायदे हैं, जो सबसे पहला यही है, प्रोडक्टिविटी का इंक्रीज़ होना, बेटर टीम वर्क होती है, क्वालिटी भी इम्प्रूव होनी चाहिए और वेस्ट एंड डिफेक्ट्स कम होने चाहिए। एंड जेआईटी क्या होता है, यानी कि जस्ट इन टाइम थ्योरी क्या है, ये भी एक थ्योरी है, जो कि ऐसी थ्योरी है जिसके अंदर इन्वेंट्री को मैनेज करने का सिस्टम बताया गया है, वेयर मटेरियल आर परचेज एंड प्रोड्यूस ओनली व्हेन नीडेड। जब ज़रूरत हो तभी हमें मटेरियल खरीदना चाहिए और तभी उसका प्रोडक्शन यानी प्रोड्यूस करना चाहिए। आईटी रिड्यूस करती है एक्सेस इन्वेंट्री एंड स्टोरेज कॉस्ट को, क्योंकि अगर मान लो, देखो हर किसी के अपने ओपिनियंस अलग-अलग होते हैं, तो जस्ट इन टाइम थ्योरी के अंदर नाम से ही क्लियर है कि ये हमें ये सिखाता है कि मटेरियल तभी खरीदो जब उसकी ज़रूरत है और प्रोड्यूस भी तभी करो जब उसकी ज़रूरत है। इससे होता क्या है, इससे हमारा जो एक्सेस लेवल की जो इन्वेंट्री होती है वो कम हो जाती है और हमारी स्टोरेज कॉस्ट भी कम आती है, क्योंकि अगर हम सामान ज़्यादा बना लेंगे तो उसको स्टोर करने का भी एक खर्चा आ जाता है, जो कि ये हमें उस खर्चे से बचाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है जीआईटी का, इन्वेंट्री कॉस्ट कम होगी, वेस्ट कम होगा, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, प्रोडक्शन की स्पीड भी इंक्रीज होगी। ठीक है, फीचर इसी से बन जाएंगे, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे हैं। इन्वेंट्री कॉस्ट लोअर होती है, क्वालिटी बेटर होती है, वेस्टेज का कम होना, यही सारे पॉइंट्स ऊपर भी थे। साथ ही साथ इसकी बुराई भी है, लिमिटेशंस हैं जीआईटी के, कि डिपेंडेंस ऑन सप्लायर, हम लोग सप्लायर पे ही डिपेंड हो जाते हैं, ये जीआईटी कहता है। रिस्क ऑफ प्रोडक्शन स्टॉपेज, डिफिकल्ट ड्यूरिंग सडन डिमांड इंक्रीज। देखो, अगर हम हर चीज़ के फ़ायदे लेके चलते हैं तो नुकसान भी होते हैं, और अगर हम उस टाइम पे स्टोरेज कॉस्ट बचा रहे हैं तो एकदम से अगर डिमांड आ जाती है उस प्रोडक्ट की तो डिफ़िकल्टी हो जाती है अरेंज करने में, क्योंकि उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ होता। तो ये इसकी एक ड्रॉबैक है। सो आप डिफरेंस भी शॉर्ट में कर सकते हैं, मैंने लॉन्ग में करा है। नेक्स्ट आता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं ऊपर ऑलरेडी करा चुकी हूँ, बट वो क्वेश्चन था कि प्रोडक्ट के ऊपर था। जैसे मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन था, ये रहा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, और यहाँ क्या क्वेश्चन है, यहाँ है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो इसके पॉइंट्स बिल्कुल सिमिलर हैं, आप लिख सकते हो, यही सारे पॉइंट्स हैं कि पहले आइडिया जनरेट होता है, फिर आइडिया स्किनिंग होती है, फिर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग होती है, फिर उसके बाद जो है लॉन्च हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ऊपर वाले भी बना के लिख सकते हो, सेम ही क्वेश्चन है। एंड 10th क्वेश्चन जो आता है वो आता है लेआउट का। तो जो लेआउट है वो क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, उसके डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ लेआउट्स। सबसे पहले लेआउट का मतलब समझो। लेआउट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ मशीन, इक्विपमेंट, वर्कर, डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन और फैक्ट्री।
कहने का मतलब ये हुआ कि हम जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं या कोई सामान बनाते हैं किसी फैक्ट्री के अंदर, तो वहाँ पे लेआउट वर्ड का मतलब है कि मशीन का या फिर इक्विपमेंट, औजार, वर्कर या डिपार्टमेंट, हर एक चीज़ का जो है टाइमली अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि प्रोडक्शन भी टाइमली हो सके। लेआउट के कुछ इंपॉर्टेंस हैं, जैसे कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, यानी कि अरेंजमेंट अवॉइड वेस्टेज ऑफ स्पेस। अगर हमने किसी भी चीज़ की अरेंजमेंट प्रॉपर्ली कर रखी है तो वेस्टेज ऑफ स्पेस अवॉइड हो जाता है। अब क्या होता है, मान लो कि किसी फैक्ट्री के अंदर, ये पॉइंट्स हमने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़े थे क्लास 11 12 में। मुझे नहीं पता आपको याद है या नहीं, बट उसमें भी ये पॉइंट्स आए थे जब हमने कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े थे, यानी कि 14 प्रिंसिपल पढ़े थे। उसमें एक एक कंसेप्ट आया था उसी चैप्टर के अंदर कि जब भी हम फैक्ट्री में या किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे जो भी टूल्स होते हैं वो एक वेल मैनर में एक ही जगह पे पड़े होने चाहिए ताकि वर्कर को टाइमली मिल सके, और जो वेस्टेज होती है टाइम की वो ना हो सके, और टाइमली हमारे रिसोर्सेज जो है वो यूज़ हो पाए। तो वही पॉइंट्स इसमें भी यूज़ हो रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, वर्क फ्लो इंप्रूव होता है, उसकी एफिशिएंसी स्मूथ होती है, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट भी रिड्यूस होती है क्योंकि लेस मूवमेंट ऑफ मटेरियल सेव कॉस्ट एंड टाइम। वही वाली पॉइंट आ गया कि अगर हमारा सामान टाइमली जगह पे पड़ा होता है तो हमारी वेस्टेड टाइम की कम होती है, और वही टाइम फिर हमारा प्रोडक्शन के अंदर लगता है, और एम्प्लॉय जो होता है, जो वर्कर होता है, वो उस चीज़ को लेके काम करता है। और लेस मूवमेंट ऑफ मटेरियल सेव कॉस्ट एंड टाइम, और जो मूवमेंट जो होती है मटेरियल की कम होने की वजह से कॉस्ट और टाइम सेव हो जाते हैं। सेफ्टी भी इम्प्रूव होती है, साथ ही साथ बेटर सुपरविजन रहता है, और एम्प्लॉय मोरल भी जो है इम्प्रूव होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ लेआउट्स हैं, जैसे कि प्रोडक्ट लेआउट, इसमें मशीन अरेंज की जाती है प्रोडक्शन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, यानी सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन। इसके फ़ायदे ही यही हैं, प्रोडक्शन फ्लो स्मूथ रहता है, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट भी कम होती है। बुराई क्या, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी रहती है। प्रोसेस लेआउट नाम से क्लियर है, सिमिलर मशीन आर ग्रुप टुगेदर, मतलब जो सिमिलर तरीके की जो मशीन होती है उनको एक साथ ग्रुप किया जाता है। ये जॉब प्रोडक्शन के लिए काफ़ी सूटेबल है, और इसके फ़ायदे हैं, फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है, लेकिन बुराई क्या है, मोर मूवमेंट ऑफ मटेरियल इसके अंदर देखने को मिलती है। फिक्स पोजीशन लेआउट की बात करूँ तो इसमें प्रोडक्ट रिमेन फिक्स एंड वर्कर मटेरियल मूव अराउंड इट। जैसे कि इसका फ़ायदा क्या है, लार्ज प्रोडक्ट के लिए काफ़ी सूटेबल होता है क्योंकि ये फिक्स पोजीशन लेआउट है, यानी कि प्रोडक्ट रिमेन फिक्स रहता है और वर्कर भी। और साथ ही साथ कॉम्बिनेशन लेआउट का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट प्रोसेस लेआउट। फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट ये रहता है। इस प्रकार से अलग अलग लेआउट्स थे जिनके अपने अपने लेवल पे बात है, यानी कि कोई लार्ज प्रोडक्ट के लिए सुटेबल है तो कोई स्मॉल के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है पीडीसीए साइकिल क्या होती है। पीडीसीए साइकिल एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट मॉडल बनाया गया है जो कि डेवलप किया गया था डॉक्टर डिमिंग के द्वारा। इसमें बताया गया है कि पीडीसीए स्टैंड्स फॉर प्लान डू चेक एक्ट, यानी ये इसके 4 स्टेजेस हैं कि सबसे पहले पीडीसीए साइकिल होती है। तो जैसे हमने पीएलसी साइकिल पढ़ी थी, ऐसे हम पीडीसीए साइकिल पढ़ रहे हैं जिसमें सबसे पहले चीज़ों का प्लान होता है, यानी कि प्रॉब्लम को पहचानो और उसके बाद उस प्लान को इम्प्रूव करने के लिए प्रिपेयर हो जाओ, तो वो प्लान है। डू का मतलब है कि इम्प्लीमेंट द प्लान ऑन अ स्मॉल स्केल, छोटे लेवल पे प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, और उसके बाद एनालाइज करना है और रिजल्ट इवैल्यूएट करना है कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत। एंड देन एक्ट होता है। एक्ट में क्या होता है, एक सक्सेसफुल चेंजेस को स्टैंडर्डाइज किया जाता है और फुली तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। अब इससे होता क्या है, इसका आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। एफ क्वालिटी इम्प्रूव होती है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट में मदद मिलती है, एरर एंड वेस्टेज से हम बचते हैं, एफिशिएंसी भी इसकी इंक्रीज हो जाती है। बेसिकली पीडीसीए साइकिल का मकसद क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करे प्रोसेस में, प्रोडक्ट क्वालिटी कस्टमर को दे, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट क्वालिटी पे बात करेगी, डेली बेसिस पे इम्प्रूवमेंट होगी, तो प्रोडक्शन लेवल एक टाइम पे ग्रोथ जो है वो कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है आप लोगों का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम क्वालिटी इंप्रूवमेंट विद डायग्राम यहाँ समझाने को बोला है। ये जो फ्लो चार्ट बना है, डायग्राम बना है, वो आपको एग्जाम में ज़रूर बनाना है। सो सबसे पहले 14 प्रिंसिपल डेवलप बाय
डब्ल्यू डेमिंग फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। कि ये सब हम पढ़ ही क्यों रहे हैं कि जो मकसद है ऑर्गेनाइजेशन का वो सक्सेस लेना है और क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। सो 14 प्रिंसिपल आपके सामने है। सबसे पहला है क्रिएट कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस, न्यू फिलॉसफी को अडॉप्ट करना और डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन को स्टॉप करना। इस प्रकार से यहाँ पे ये 14 दिए गए हैं जिसका हम डायग्राम भी बना सकते हैं। सो यहाँ पे देखो, फोर्थ है एंड प्रैक्टिस ऑफ चूजिंग सप्लायर ओनली ऑन प्राइस। फिफ्थ आता है इम्प्रूव कंसिस्टेंटली एंड कंटिन्यूसली। Institute training on the job, institute leadership, drive out fear, break barriers between departments, eliminate slogan and targets, eliminate numerical quotas, remove barrier to price of workmanship, encourage education and self improvement, टेक एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये 14 है जिसपे जो कि नाम से भी क्लियर है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो 14 प्रिंसिपल बताए गए हैं इनका मकसद क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसी इंपॉर्टेंस से फीचर भी बनेंगे। सबसे पहले तो ये इसीलिए आए हैं ताकि क्वालिटी इंप्रूव हो, डिफेक्ट जो हैं वो प्रोडक्ट में जो आ रहे हैं वो रिड्यूस हो जाएं। और डिफेक्ट कब रिड्यूस होते हैं, लाइक वर्कर अगर ढंग से काम करेगा, अच्छे से उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा, टाइमली होगा एंड टाइम की वेस्टेज कम होगी एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, टीम वर्क भी इन्हांस होता है, कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाता है और एंड गोल आपको पता है सक्सेस होती है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन की वो भी अचीव हो जाती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक को हमें डिस्कस यहाँ पे करना है। नाम से भी क्लियर है इन्वेंट्री कंट्रोल, उसका हम टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि इन्वेंट्री कंट्रोल रेफर्स टू द प्लानिंग ऑफ मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग ऑप्टिमम स्टॉक लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो जो भी सामान पड़ा हुआ है, जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है, उसको सही तरीके से मैनेज करना और मेंटेन करके रखना सो दैट ओवर स्टॉकिंग भी ना हो और शॉर्टेज भी ना हो। इस तरीके से हमने उसको मैनेज करना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमने इसके अंदर एक फॉर्मूला भी पढ़ा था एबीसी एनालिसिस करके। अगर आपने पढ़ा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। एंड इन्वेंट्री कंट्रोल के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला एडिक्वेट स्टॉक को मेंटेन करना, स्टोरेज कॉस्ट कम करना, क्योंकि अगर हम ज़्यादा सामान का प्रोडक्शन भी कर लेंगे तो वो भी वेस्टेज ही है, उससे हमारी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाती है। हमें वेस्टेज से बचना है और साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है। तो यानी कि ओवर स्टॉकिंग और शॉर्टेज दोनों ही नहीं होने चाहिए। देखो यही वाला फॉर्मूला जो मैं अभी बता रही थी वो यहाँ आ चुका है, एबीसी एनालिसिस, जो कि इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए टेक्निक है। यानी जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, वो यहाँ पे सामान को कंट्रोल करने की टेक्निक लगाती हैं और उसमें फॉर्मूला इस्तेमाल करती है जिसको हम एबीसी एनालाइज बोलते हैं। ए का मतलब है हाई वैल्यू लो क्वांटिटी, बी का मतलब है मीडियम वैल्यू क्वांटिटी, सी का मतलब है लो वैल्यू हाई क्वांटिटी। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है बेटर कंट्रोल एंड इम्पोर्टेंट आइटम एंड एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। यानी इन्वेंट्री का जो मैनेजमेंट हो रहा है वो एफिशिएंट तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट वाला जो है, यहाँ से तो क्वेश्चन बना ही होगा प्रैक्टिकल, EOQ जिस मॉडल बोलते हैं, इसे हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं। सो इसका मतलब क्या है? determine optimum order quantity to minimize ordering and carrying cost objectives। यानी कि इन्वेंट्री कॉस्ट कम हो जाए, ऑप्टिमम स्टॉक लेवल भी मेंटेन रहे। इसका एक फॉर्मूला आता है EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट 2DS अपॉन H। D स्टैंड फॉर डिमांड, S स्टैंड फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट, H इज इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट। यानी कि जितनी कॉस्ट आई थी उस सामान को होल्ड करने में वो हमने नीचे रखनी है और आएंगे अंडर रूट के अंदर ही। ठीक है, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो मैं इतना तो मान के चलती हूँ कि आप इसको सॉल्व तो आपसे हो ही जाएगा। ये अंडर रूट को कैसे सॉल्व करते हैं, एस इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट है जो कि पुट करनी है हमें, तो 2 इंटू डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। जस्ट इन टाइम तो मैंने अभी ऊपर आपको समझा दिया। और एक आता है फीफो और लीफो मेथड। ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने करा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसमें क्या होता है कि जब हमारा सामान रैक्स के अंदर पड़ा होता है तो हमें वहाँ पे एक मेथड लगाना होता है। एक फीफो होता है, एक लीफो होता है। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि जो सामान पहले आया था, मान लो
कि कोई अपना प्रोडक्शन करके उसने जो है अपना सामान को, अपने इन्वेंट्री को काफ़ी सारे रैक्स में लगा रखा है। तो वहाँ पे फीफो मेथड अप्लाई होता है, जिसमें हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले सामान आया था वो पहले जाएगा, और लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है? जो लास्ट में आया था वो पहले जाएगा, वो लीफो है। और हर एक कंपनी, हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके मेथड अलग होते हैं, लीफो और फीफो। और एक और है जो कि यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन आपने पढ़ा होगा, जिसे हम वैप भी बोलते हैं, वेटेड एवरेज मेथड है वो, जिसके अंदर मिक्स होता है इसका। एक आता है परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ये कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग करता है इन्वेंट्री मूवमेंट की, कि इन्वेंट्री जो होती है, सामान कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी उसमें ऐड हो रहा है, कभी वो कम हो रहा है। सो ये एक्यूरेट स्टॉक इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है और बेटर कंट्रोल करता है। सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है सिक्स सिग्मा टेक्निक। ये टेक्निक आपने जो है वो, पता नहीं आपने पहले पढ़ी है या नहीं पढ़ी, मुझे नहीं पता, बट ये इस क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में। सो सिक्स सिग्मा क्या है? एक क्वालिटी मैनेजमेंट टेक्निक है जो कि इस्तेमाल करी जाती है डिफेक्ट को कम करने के लिए और बिजनेस के प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए। ये डेवलप करी गई थी मोटरोला के द्वारा, जिसका मकसद क्या था? क्वालिटी इम्प्रूव हो, डिफेक्ट कम हो, कस्टमर्स भी सेटिस्फाई हो, और एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो। साथ ही साथ यहाँ पर इसका एक डायग्राम है जो आप अपने एग्जाम में भी बना सकते हो। सो यहाँ पर सबसे पहले आता है इसके कुछ फायदे। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट होती है, ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, कस्टमर भी सेटिस्फाई रहता है, प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होती है। साथ ही साथ इसकी बुराई है, टाइम ज़्यादा लगता है, एक्सपेंसिव होता है ये, और इसके लिए स्किल्ड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है। सो ये आप एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हैं। सप्लाई चेन मैंने ऑलरेडी वैसे पढ़ा दिया आपको ऊपर, तो सेम ही है, आप इसको छोड़ सकते हो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है जो कि शॉर्ट में भी इनफ रहेगा। क्वेश्चन है मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट क्या होता है? मेथड स्टडी का मतलब है इम्प्रूव वर्क मेथड। जो भी हम मेथड लगा रहे हैं काम करने में, उसको पहले के कंपैरेटिवली हमें इम्प्रूव करना है। आपने देखा होगा कि अक्सर हम जब भी कोई भी प्रोडक्शन या कोई भी काम करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब हमें उसकी हैबिट हो जाती है तो हमें उसमें टाइम कम लगता है और हमारे वर्क मेथड भी टाइमली इम्प्रूव हो जाता है, जिसको हम मेथड स्टडी कहते हैं। बट जो वर्क मेजरमेंट होता है उसमें वर्क टाइम को मेजर किया जाता है, आपके काम करने के टाइम को नापा जाता है, मेजर किया जाता है। एंड इसका मकसद क्या है मेथड स्टडी का? एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइन किया जाता है। इसमें फोकस रहता है कि इम्प्रूवमेंट प्रोसेस पे, और इसमें किया जाता है टाइम एनालिसिस पे। जैसे एक वर्कर जो है वो काम करने जा रहा है किसी फैक्ट्री के अंदर, तो अक्सर उसके टाइम को, कई बार क्या होता है, जो दिहाड़ी उसको मिलती है, जो उसको वेजेस मिलती हैं, वो डिपेंड करता है कि उसको पर पीस के अकॉर्डिंग मिल रही है या पर घंटे के हिसाब से मिल रही है। अगर उसको उसके वर्क के हिसाब से मिल रही है तो वहाँ पे उसके स्टैंडर्ड टाइम को डिटरमाइन किया जाएगा और उसके टाइम को भी देखा जाएगा कि उसने कितनी देर काम किया है। ठीक है। सो उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है टीपीएम। टीपीएम का मतलब क्या होता है? टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। टीपीएम एक मेंटेनेंस अप्रोच है जिसका मकसद है कि इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनको इम्प्रूव किया जाए एंड प्रिवेंटिंग ब्रेकडाउन्स। ठीक है, और जो ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं उनको प्रिवेंट किया जाए। इसका मकसद क्या है? इट इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जितने भी वर्कर, जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनका पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व होना चाहिए। टीपीएम का मकसद है मशीन ब्रेकडाउन प्रिवेंट करना, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना, डिफेक्ट को रिड्यूस करना। पिलर्स की बात करूं तो पिलर्स में बात होती है ऑटोनोमस मेंटेनेंस, प्लान मेंटेनेंस, क्वालिटी, फोकस, ट्रेनिंग एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट। यानी कि इन पिलर्स पे काम किया जाता है तब वो टीपीएम कंप्लीट माना जाता है।
सो यहाँ पे जो है हाउ टीपीएम हेल्प ऑर्गेनाइजेशन, तो यानी कि अगर मैं बात करूं रेड्यूस ब्रेकडाउन, तो इससे क्या होता है हमारे ब्रेकडाउन जो होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं, यानी कि जो मशीन है, मशीन वर्क एफिशिएंटली विथ लेस डाउन टाइम, यानी मशीन तो अपना काम कर रही है लेकिन कम डाउन टाइम के साथ, तो इससे ब्रेकडाउन कम हुआ, प्रोडक्टिविटी भी हमारी इंप्रूव हो चुकी है। वो कैसे हुई, यानी कि कंटिन्यूअस प्रोडक्शन इंक्रीज करता है आउटपुट, यानी कि अगर हम कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हमारा आउटपुट बढ़ता है। ठीक है, बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी वेल मेंटेन मशीन रिड्यूस डिफेक्ट, यानी जो अच्छी क्वालिटी की वेल मेंटेन मशीन होती है वो डिफेक्ट्स कम देती है, लेकिन अगर मशीन ही अच्छी नहीं है तो वो किसी भी तरीके का ढंग का प्रोडक्शन नहीं दे पाएगी। सो नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस कॉस्ट रिड्यूस, यानी कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, लोअर रिपेयर एक्सपेंसेस एंड एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वो दो चीज़ें बताएंगे, एक्स्ट्रा बताएंगे, और ड्यूरेबिलिटी भी इससे बढ़ जाएगी, और इसका फ्लो चार्ट आप लोग बना सकते हैं।